वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। निमेश की बैठकी में आपका स्वागत है फिर से। आज का जो टॉपिक है वो है इजराइल और फ़लस्तीन के बीच जो संघर्ष हो रही है, जो भी गोलीबारी हो रही है उसको लेकर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि युद्ध से किसी का भला नहीं हुआ है, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई में सब कुछ माफ़ हो जाता है। यहाँ पे यही हो रहा है। इजराइल अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए लड़ रहा है, अपनी ताकत के लिए दिखाने के लिए लड़ रहा है, और फ़लस्तीन अपनी अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहा है। तो यहाँ आप गलत किसी को भी नहीं कह सकते हैं। जो इजराइल है वो बार बार युद्ध करता है, युद्ध करने के बाद फ़लस्तीन के कुछ हिस्से हड़प लेता है, उस पर कब्जा कर लेता है। ये इजराइल की नीति है कि यहाँ झगड़ा करो और फ़लस्तीन के कुछ हिस्से को हथिया लो। वजह ये है कि इजराइल एक बहुत ही समृद्ध राष्ट्र है। उसके पास ना वेपन्स की कमी है, ना इकोनॉमी उसका कमज़ोर है, यानी हर तरह से फला फूला देश है। वो आत्मनिर्भर है। हाल में आपने सुना होगा उसने अपने मास्क फ्री कर दिया है अपने कंट्री को, यानी कि 100% वैक्सीनेशन हो चुकी है वहाँ पे। ओवरऑल सिनेरियो यही है कि इजराइल बहुत ही मजबूत कंडीशन में है और एक दुनिया में अपना एक दबदबा रखता है। हम लोग बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जो कि इजराइल से खरीद के ही यूज़ करते हैं। ड्रोन जो है हम लोग इजराइल से ही खरीद के यूज़ करते हैं। तो बात यहीं पे यही है कि ताकत और अस्तित्व की लड़ाई में आम पब्लिक की को कष्ट हो रही है। स्टार्ट करते हैं ये डिस्कशन, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इजराइल कहाँ पर है। दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है। ये भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसके उत्तर में लेबनान है, पूर्व में सीरिया है और जॉर्डन है, और दक्षिण पश्चिम में मिस्र है। यरूशलेम इजराइल की राजधानी है। इजराइल की राजधानी कहाँ है गाइस? तो यरूशलेम में है। अब इसको हम लोग मैप से समझते हैं, मैप में देखते हैं क्या है। आप ये जो मैं पिक्चर देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा कभी पूरा का पूरा कभी फ़लस्तीन हुआ करता था पूरा। ये जो पूरा आप नीचे तक एरिया देख रहे हैं और ये नीचे तक भी एरिया जो आप देख रहे हैं, वो पूरा का पूरा क्या था? फ़लस्तीन का ही हिस्सा था। ये सब पहले फ़लस्तीन ही था। फिर यहूदी यहाँ आए। उन्होंने ऊँची दामों पर अरब के लोगों से, बिकॉज़ यहाँ पे जो एरिया है पूरा पूरी अरब लोग रहा करते थे। अरब के लोगों से, अरबी से बहुत ही ऊँचे दामों पे ये कुछ जगह खरीदी थी। तो यही यहूदी अपने आप उस समय संख्या में बहुत ही ज़्यादा कम थे। उन्होंने अपनी इस कमज़ोरी को समझा और अपने आप को इतना ज़्यादा समृद्ध बना लिया कि धीरे-धीरे वो इतने ताकतवर हो गए कि धीरे-धीरे पूरे फ़लस्तीन पे कब्ज़ा कर लिया। वो हाई एजुकेशंस में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा विकसित कर लिए, बहुत ही ज़्यादा ज्ञान अर्जन कर लिए। उसके बाद धीरे-धीरे फ़लस्तीन की जगह हड़प ली या हथिया ली, जो भी कहें। अब बात आती है कि यहूदियों ने क्यों किया? यहूदियों ने इसलिए किया क्योंकि अपने आप को बचाना मैं किसी भी एंगल से गलत नहीं मानता हूँ। आखिर उन्होंने खरीदा था उस समय, शुरुआत में हड़पा नहीं था। बाद में जब वो ताकत आई तो धीरे-धीरे फ़लस्तीन के लोगों से ही लेते यहाँ तक पूरी आप देख रहे हैं कि कब्ज़ा कर लिया उन्होंने। अभी जो मेन हमला हो रहा है वो ये इस जगह से हो रहा है जिसे हम लोग यहाँ मैप पे देख रहे हैं। ये जो गाज़ा है, गाज़ा से हमला हो रहा है। जो हमास नाम आप सुन रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, ये हमास संगठन जो है यही गाज़ा में ही है। इस बार इजराइल ने यही दिमाग लगाया है कि जब फ़लस्तीन लोगों ने हम पे हमला किया है तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हम लोग ताबड़तोड़ हमला करके इस गाज़ा को भी इस बार अपने में मिला लेंगे। अब बात आती है गाइस कि हम लोग कुछ फ़िलिस्तीन के बारे में जान लें। फ़िलिस्तीन क्या है? फ़िलिस्तीन पश्चिम एशिया में एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसे आमतौर पर इजराइल, वेस्ट बैंक, गाज़ा पट्टी और कुछ परिभाषाओं में पश्चिम जॉर्डन के कुछ हिस्सों को शामिल करने के लिए माना जाता है। बाइबल में फ़लस्तीन को कैनन कहा गया है। इससे पहले ग्रीक इसे फ़िलिस्तिया कहा करते थे। रोमन इस क्षेत्र को जुड़िया प्रांत के रूप में जानते थे। इस मैप में आप देख सकते हैं गाइस, जैसे कि ये पूरा का पूरा पहले फ़लस्तीन हुआ करता था। पूरा का पूरा पहले फ़लस्तीन हुआ करता था, बाद में इजरायली लोग आए, उस पे धीरे-धीरे अपना वर्चस्व बनाया। तो फिर अब बात आती है कि भारत ने, जब ये पूरी बात हो रही है, लड़ाई हो रही है, तो इसको लेके यूनाइटेड नेशंस में बात गई है। यूनाइटेड नेशन में भारत ने आखिर क्या कहा है? परिषद में अपनी मीटिंग में भारत एक पक्ष रखते हुए टी.एस. न्यायमूर्ति ने कहा कि हम दोनों पक्षों से अत्यधिक संयम दिखाने, तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाइयों से बचने और पूर्वी यरूशलेम और उसके आसपास में मौजूदा यथास्थिति को एक तरफा रूप से बदलने के प्रयासों से परहेज करने का आग्रह करते हैं।
फिर मीडिया सूत्रों के मुताबिक त्रिमूर्ति ने कहा कि भारत फिलिस्तीन के जायज़ मांगों का समर्थन करता है और टू नेशंस थ्योरी के तहत मामले को हल के लिए वचनबद्ध है। यानी भारत ने बीच बचाव की बात बोली है कि जो स्थिति है उस स्थिति को मेंटेन किया जाए, ये जो संघर्ष हो रही है उस संघर्ष को खत्म किया जाए, क्योंकि संघर्ष से किसी का भला नहीं हुआ है। इसे कुछ संगठन को तो हानि पहुंच रही है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा वहाँ के जो निवासी हैं उसको बहुत ही ज़्यादा कष्ट हो रही है। अब जानते हैं कि पूरा मामला है क्या। मामला है जेरूसलम का। वहाँ शहर के पुराने हिस्से में एक पहाड़ी के ऊपर फैला एक आयताकार प्लेटफॉर्म है। इसका क्षेत्रफल करीब 35 एकड़ है। इस कंपाउंड को यहूदी पुकारते हैं हर हवायत, और हिब्रू भाषा का शब्द, ये हिब्रू भाषा का शब्द है, हर हवायत ऐसा शब्द है जो मैं लड़खड़ा जा रहा हूँ। ये हिब्रू भाषा का शब्द है। इस नाम का प्रचलित अंग्रेजी संस्करण है टेम्पल माउंट। इसी परिसर को मुस्लिम हरम अल शरीफ के नाम से पुकारते हैं। एक ही जगह के अलग अलग नाम क्यों? इसकी वजह है दोनों धर्मों की मान्यताएं। यहूदी मानते हैं कि इसी जगह पर उनके ईश्वर ने वो मिट्टी संजोई थी जिससे एडम का सृजन हुआ। एडम माने वो पहला पुरुष जिससे इंसानों की भावी पीढ़ियां अस्तित्व में आई। यहूदियों की एक और मान्यता जुड़ी है टेम्पल माउंट से। उनके एक पैगंबर थे अब्राहम के 2 बेटे थे, इस्माइल और इजाक। एक दफ़ा ईश्वर ने अब्राहम से उनके बेटे इजाक की बलि मांगी। ये बलि देने के लिए अब्राहम ईश्वर की बताई जगह पर पहुंचे। यहाँ अब्राहम इजाक को बलि चढ़ाने ही वाले थे कि ईश्वर ने एक फरिश्ता भेजा। अब्राहम ने देखा फरिश्ते के पास एक भेड़ खड़ा है। ईश्वर ने अब्राहम की भक्ति, उनकी श्रद्धा पर मुहर लगाते हुए इजाक को बख्श दिया था। उनकी जगह बलि देने के लिए भेड़ को भेजा। यहूदियों के मुताबिक भेड़ को भेजा। यहूदियों के मुताबिक बलिदान की वो घटना इसी टेम्पल माउंट पर हुई थी गाइस। इसलिए इजराइल के राजा किंग सोलेमन ने करीब 1000 ईसा पूर्व में यहाँ एक भव्य मंदिर बनवाया। यहूदी इसे कहते हैं फर्स्ट टेम्पल। आगे चलकर बेबीलोनियन सभ्यता के लोग इस मंदिर को नष्ट कर दिया। तकरीबन 5 सदी बाद यानी कि 516 ईस्वी पूर्व में यहूदियों ने दोबारा इसी जगह पर एक और मंदिर बनवाया। वो मंदिर कहलाया सेकंड टेम्पल। इस मंदिर के अंदरूनी हिस्से को यहूदी कहते थे होली ऑफ होलीज, माने पवित्र से भी पवित्र, ऐसी जगह जहां आम यहूदियों को भी पांव रखने की इजाज़त नहीं थी। केवल श्रेष्ठ पुजारी ही इसमें प्रवेश कर पाते थे। ये सेकंड टेम्पल करीब 600 साल तक वजूद में रहा। सन 70 में रोमन्स ने इसे तोड़ दिया। इस मंदिर की एक दीवार आज भी मौजूद है। इसे कहते हैं वेस्टर्न वॉल। ये दीवार उस प्राचीन सेकंड टेम्पल के बाहरी अहाते का हिस्सा मानी जाती है। यहूदी अपनी ये मान्यताएं तो जानते हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता कि मंदिर के भीतरी हिस्से यानी कि वो होली ऑफ होलीज टेम्पल माउंट के किस हिस्से में स्थित था। चूंकि प्राचीन समय में आम यहूदियों को वहां जाने की छूट नहीं थी, सो धार्मिक यहूदी आज भी ऊपरी अहाते के में पाँव नहीं रखते हैं। वे वेस्टर्न वॉल के पास ही प्रार्थना करते हैं। ये तो हुई यहूदी मान्यता। अब बात करते हैं इस मामले में दूसरे पक्ष यानी मुसलमानों की। उनका क्या दावा है? मुसलमानों के मुताबिक इस्लाम की इस सबसे पवित्र जगहों में पहले नंबर पर है मक्का, दूसरे नंबर पर है मदीना, तीसरे नंबर पर है, और हरम अल शरीफ यानी कि जेरूसलम का वो 35 एकड़ का अहाता। इस इस्लामिक मान्यता का संबंध है कुरान से। कुरान के मुताबिक सन 621 के एक रात की बात है। पैगंबर मोहम्मद एक उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर मक्का से जेरूसलम आए। यहीं से वो ऊपर जन्नत में चढ़े। यहाँ उन्हें अल्लाह के दिए कुछ आदेश मिले। तो वो आदेश क्या आदेश में था? इसमें बताया गया था कि इस्लाम के मुख्य सिद्धांत क्या हैं। मसलन दिन में 5 बार नमाज पढ़ना। सन 632 में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हुई। इसके 4 साल बाद मुस्लिमों ने जेरूसलम पर हमला कर दिया। तब यहाँ बेजेंटाइन साम्राज्य का शासन था। मुस्लिमों ने जेरूसलम को जीत लिया। आगे चलकर उमैयद खलीफाओं ने जेरूसलम में एक भव्य मस्जिद बनवाई। इसका नाम रखा अल अक्सा। अरबी भाषा में अक्सा का मतलब होता है सबसे ज़्यादा दूर। इसी अल अक्सा मस्जिद के सामने की तरफ एक सुनहरे गुंबद वाली इस्लामिक इमारत, इसे कहते हैं डोम ऑफ द रॉक। मुस्लिम मानते हैं कि सदियों पहले उस रात को उड़ने वाले घोड़े पर सवार पैगंबर मोहम्मद ने जेरूसलम में पहली बार जहां पांव रखा उसी जगह पर अल अक्सा मस्जिद, और जिस जगह से उठकर वो उस रात जन्नत चढ़े थे वहीं पर डोम ऑफ रॉक। और ये दोनों इमारतें जेरूसलम में कहाँ है? उसी 35 एकड़ वाले आयताकार कंपाउंड के भीतर, जिसे यहूदी अपने प्राचीन मंदिरों की लोकेशन मानते हैं। अब आपको इस लोकेशन को लेकर बने झगड़े की वजह समझ में आ गई होगी। मामला आखिर है क्या? मामला जुड़ा है शेख जराह में रह रहे 6 फिलिस्तीनी परिवारों से। यहूदी सेटलर्स पुराने समझौते का हवाला देकर उनका घर खाली करवाना चाहते थे, मगर इन परिवारों ने कहा कि वो प्रॉपर्टी क्यों खाली करें जब जमीन पुश्तैनी तौर पर उनकी है। इस दावे के समर्थन में ये लोग ओटोमन काल के कुछ भूमि दस्तावेज ले आए।
मामला पहुंचा कोर्ट में। यहाँ यहूदियों ने कहा कि यह ज़मीन प्राचीन काल से यहूदियों की है, इस पर यहूदियों का सनातन अधिकार है। कोर्ट ने इस केस में यहूदी सेटलर्स के दावे को माना। फिलिस्तीनी परिवारों से घर खाली करने को कहा गया। बस यहीं से चिंगारी भड़क उठी। एक तरफ इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई, दूसरी तरफ फिलिस्तीनी अपनी दावेदारी को बल देने के लिए लामबंद हो गए। इस झगड़े का इस झगड़े का इस झगड़े का प्लॉट कई दशकों से तैयार हो रहा था। 1967 के युद्ध में जीत के बाद से ही इस इलाके में इजरायली सेटलर्स की संख्या बढ़ने लगी थी। इजरायली कहते थे कि ये इलाका एक प्राचीन यहूदी पुजारी के मकबरे के पास बसा था, माने ये उनके लिए पवित्र है, उनका इलाका है। इजरायलियों ने यहाँ रहने के लिए फिलिस्तीनियों को आक्रमणकारी कहना शुरू कर किया। यहूदियों द्वारा पेश किए गए इस नैरेटिव के चलते ईस्ट जेरूसलम का इलाका दोनों पक्षों की आपसी तनाव का एक बड़ा केंद्र बन गया। फिलिस्तीनियों का आरोप है कि यहूदी जेरूसलम शहर के पुराने हिस्से पर कब्जा करने में लगे हैं, इसलिए अरबों को जबरन अपनी ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है। उनके नस्लीय सफाये की कोशिश हो रही है। यही वजह है कि उन 6 परिवारों के एविक्शन को फिलिस्तीनियों ने अपने अस्तित्व और हक की लड़ाई माना। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट में इस केस की फाइनल सुनवाई होनी थी। इससे पहले दोनों पक्षों की सरगर्मियां बढ़ गई। यहूदी कट्टरपंथी अरब मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जेरूसलम के फिलिस्तीनी आबादी वाले इलाकों में रैलियां निकालने लगे। उन्होंने फिलिस्तीनी घरों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया। जवाब में फिलिस्तीनी भी पीछे नहीं रहे। पिछले करीब एक हफ्ते में सैकड़ों फिलिस्तीनी हर रात शेख जर्राह में जमा होते, वहीं सड़क पर इफ्तार करते, नाचते गाते, नारे लगाते। इस दौरान इजरायली फोर्सेज से साथ भी उनकी झड़प होती रही। इजरायली फोर्सेज ने कभी बल प्रयोग करके प्रोटेस्टर्स को खदेड़ा, तो कभी उन पर स्कंक वाटर की बौछार की। अब बात करते हैं हमास की। फिलिस्तीनी एक चरमपंथी गुट है हमास। उसने इजराइल को चेतावनी दी, कहा कि 10 मई की शाम 6 बजे तक इजरायली फोर्सेस टेम्पल माउंट और शेख जर्राह इलाका खाली कर दें, वरना वो इजराइल पर हमला करेगा। इसके बाद खबर आई कि हमास ने इजराइल पर 150 से भी ज़्यादा रॉकेट दागे। इनमें कुछ रॉकेट जेरूसलम पर भी दागे गए। यही चाह रहा था इजराइल आपका। वो इसलिए चाह रहा था क्योंकि इजराइल तो कहीं भी देखिएगा, फिलिस्तीन वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमास जो है वो थोड़ा बहुत इजराइल को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं इजराइल के लिए, मगर इसमें पिस रही है वहाँ की आम जनता। क्योंकि जो आपने मैप देखा होगा, ये जो सिर्फ गाजा का जो एरिया है इसमें हमास रहते हैं, यहाँ से इनसे ये लोग हमला कर रहे हैं, वो मैं आपको फिर से बताऊंगा। लेकिन यहाँ फिलिस्तीन के जो लोग हैं इधर, उनके पास कोई हथियार नहीं है, क्योंकि इजराइल ने पूरी तरह से उस पर पाबंदी लगा के रखा है कि आप ना एयरफोर्स अपना रख सकते हैं, ना आप हथियार खरीद सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो वो किससे लड़ेंगे? ईटा पत्थर लाठी डंडे। तो गाजा के लोग यानी हमास के लोग अपना इधर से अपने आप को कष्ट तो दे ही रहे हैं। इजरायली सेना यहाँ पे भी हमला कर ही रही है, लेकिन इसके साथ आम नागरिक जो है उन्हें कष्ट हो रही है। आगे देखते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे और आगे। 2014 के बाद ये पहली बार है जब हमास ने जेरूसलम पर रॉकेट फायर किया। जवाबी प्रतिक्रिया में इजराइल ने लॉन्च किया ऑपरेशन गार्डियन ऑफ दी वॉल्स। इसमें वॉल का मतलब वेस्टर्न वॉल है। इस ऑपरेशन के तहत इजराइल ने फिलिस्तीनी इलाकों पर हवाई हमले किए। 11 मई की सुबह तक इजराइल कम से कम 130 एयर स्ट्राइक कर चुका था। खबरों के मुताबिक इजरायली हमले में कम से कम 23 लोगों की मौत हुई। इसमें 9 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा 100 से भी ज़्यादा फिलिस्तीनी भी घायल होने की खबर है। इस हालिया संघर्ष ने फिलिस्तीन और इजराइल के आपसी तनाव को बढ़ा दिया है। तनाव इजराइल से दूर बाकी देशों में भी दिख रहा है। इंटरनेट पर भी लोग बट गए हैं। कई इजराइल के सपोर्ट में हैशटैग चला रहे हैं, कोई फिलिस्तीन की तरफ से अपील कर रहा है। मगर कुल मिलाकर देखिए तो इस प्रकरण के सिवाय निराशा के कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये थी हमारी ये नोट्स, जिसमें कि फुल डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अब समझते हैं मैप से कि आखिर झगड़ा की वजह क्या है, आखिर आम पब्लिक को इससे दिक्कत क्यों हो रही है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हैं, ये सारा जो ये कलर से है, ये वेस्ट बैंक हो गया, आपका योवाटा हो गया, ये गाजा हो गया, जेरूसलम हो गया, ये सब नॉर्दर्न लेबनान से पहले नीचे जो है, ये जो लाइमलाइट कलर में है, ये पूरा आपका इजराइल है गाइस। तो बात आती है कि आखिर झगड़े की वजह क्या है। यहाँ पे जो जेरूसलम है गाइस, जेरूसलम को यूनाइटेड नेशन ने अपना एक जगह बना लिया है। यानी कि वहाँ पे एक विवाद है जो कि यूनाइटेड नेशन ने अपना इसको जगह बना लिया। यहाँ किसी की नहीं चलेगी, जब भी चलेगी यूनाइटेड नेशंस की चलेगी। लेकिन यहाँ पे जो मुस्लिम का मस्जिद है, वहाँ पे उस दिन फोर्सेस तैनात थे, क्योंकि उन्हें शक था, खुफिया जानकारी के अनुसार उन्हें शक था कि यहाँ कुछ होने वाली है। उतने में ही
कुछ फ़िलिस्तीन सेना की बात को नहीं माने, जो रूल रेगुलेशन लगा रही थी इजरायली सेना उसको नहीं मान रहे थे। इतने में झड़प स्टार्ट हुई। झड़प होने के बाद इजरायली फोर्सेस ने कुछ मस्जिद में नमाज पढ़ रहे लोगों को या प्रार्थना कर रहे लोगों पे का हमला किया। इस बीच में बाकी फोर्सेस भी जो वहाँ थे वो भी अंदर घुस गए। तो मस्जिद में फोर्सेस को घुसने को लेके ये जो विवाद है ये धार्मिक रूप चेंज कर लिया। और लोग जानते ही हैं धर्म के नाम पे कितने उत्तेजित हो जाते हैं, लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। इसका फ़ायदा ये जो गाज़ा में रह रहे हमास संगठन है इसने ले लिया। हमास ने अपना बदला लेने के लिए इजराइल पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया और इजराइल यही खोज रहा था, क्योंकि सभी जानते हैं कि इजराइल के सामने फ़िलिस्तीन या हमास कोई ताकत नहीं रखती। इजराइल जब चाहेगा उसे मरोड़ देगा। और इजराइल इसलिए इस ताक में है क्योंकि उसको पता है कि वो क्या कर सकता है। इसीलिए इस बार उसने प्लान कर लिया है कि पूरा गाज़ा को अपने में इंक्लूड कर लेना, जैसे कि बाकी समय में आप देख रहे हैं। आप जब मैप देखिएगा इसका शुरू से हिस्ट्री उल्टाइएगा तो पहले देखिएगा कि इजरायली थोड़े-थोड़े जगह पे फैले हुए थे, जैसे यहाँ, 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 यहाँ। यहूदी जो थे पहले इधर-उधर फैले हुए थे। ये मैक्सिमम एरिया में फ़िलिस्तीन यानी अरबी लोग रहा करते थे। उसके बाद फिर 1948 में जब अंग्रेज़ ने इसे डिवाइड किया, तो अंग्रेज़ों को आपका पता है गाइज़ कि वो ऐसा नुक्स खोज छोड़ के चले जाते हैं ताकि आप सब दिन झगड़ा करते रहें और इन लोगों से हथियार खरीदते रहें। तो वही हुआ गाइज़ जो इंडिया पाकिस्तान के साथ हुआ है। बहुत जगह ऐसे हैं जो कि ऐसे करके चले गए हैं जिसके कारण से हमें अभी तक उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हथियार खरीद रहे हैं, जिससे कि अमेरिका हो गया और भी बहुत सारे देश हो गए जिससे हम हथियार ले रहे हैं, उनके फ़ायदा पहुँच रहा है। तो वो लोग कभी चाहेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट ये जो संघर्ष ये ख़त्म हो? तो ऐसा नहीं होने वाला। फिर बात आती है जो हमास है, इसको आखिर हथियार कहाँ से मिल रही है? आप जब देखेंगे मैप में, तो मैप में देखिएगा ये इजिप्ट का एरिया है, यानी कि मिस्र। यहाँ पे जो हमारे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे बराक ओबामा ने ये पाथवे बनाकर टर्की के थ्रू यहाँ एक ऐसा रास्ता निकाला जिससे कि गाज़ा को यानी हमास को पूरी तरह से हथियार मिल सके। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये इतना सा इजिप्ट से लगा हुआ है, इसी के रास्ते हमास को हथियार पहुंची जा रही है। वरना आप सोचिए इतना छोटा सा जगह है, पूरी इजराइल को थोड़ा भी अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो आखिर कर कहाँ से रहा है, उसके पास हथियारें कहाँ से आ रही हैं। तो पूरा वर्ल्ड मिलकर चाहता है कि आप लड़ाई लड़ें जिससे कि उसे हथियार बेचने में सहूलियत हो और वो मोटी मुनाफा कमा सकें। तो हुआ यही जो वो चाह रहे थे। अगर ये हमास हमला नहीं करता तो यहाँ के लोग यानी फ़िलिस्तीन जो थे वो बचे कुचे लोकतांत्रिक ढंग से धरना देकर या भूख हड़ताल करके, क्योंकि इसके पास कोई हथियार नहीं है, क्योंकि इजराइल ने इतनी ज़्यादा पाबंदी लगा दी है कि इसके पास कोई हथियार नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा हाथ और डंडे और पत्थर से लड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, जिससे कि इजरायली सेना का बाल भी बाका नहीं होने वाला है। होप करता हूँ गाइस आपको पूरी जो मुद्दे हैं ये बात समझ में आ गई होगी। और ये जो जेरूसलम है यहाँ पे 3 धर्म का ऐतिहासिक जगह है, इसलिए यूनाइटेड नेशन ने इसे अपने लिए सेव करके रखा हुआ है, अपनी जगह बना लिया है। मगर इजराइल यूनाइटेड नेशन की अगर बात नहीं मानती है तो अदर जो देश है वो अपना वीटो पावर लगा के इजराइल के ऊपर जो भी कार्रवाई होगी उस पर रोक लगाया जा सकता है। यही होगा, आप देख लीजिएगा। कुछ नहीं होने वाला इजराइल के साथ, क्योंकि वो खुद ही एक समृद्ध राष्ट्र है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। होप करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी जो मैं बताना चाह रहा हूँ। आपकी जो इच्छा होगी कि आखिर ये कन्फ्लिक्ट क्यों हो रही है, नहीं हो रही, आप इस मुद्दे को जानना चाह रहे होंगे, तो आपको भली-भाँति पता चल गया होगा। मेरी कोशिश तो यही है। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके बताएँ कि हाँ और क्या चेंजेस किया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।